हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने देखा था एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि रोमन एम्पायर की जब हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक एक्सपांशन कैसे हुआ उनका, यानी कि इकोनॉमिकली कैसे बढ़े हुए। तो बेसिकली अगर हम देखें बात, एक बार आपको समझना होगा कि जब हम रोमन एम्पायर की बात करेंगे तो रोमन एम्पायर में ईस्ट वाली साइड में आपको मिलेगा जो एशिया का पोर्शन है, ठीक है, ईस्ट एशिया का पोर्शन, सेंट्रल एशिया का पोर्शन, ठीक है, सीरिया वगैरह वाला, ठीक है। वेस्ट में आपको यहाँ मिलेगा स्पेन, यानी कि आर्मेनिया से लेके स्पेन तक फैला हुआ था, ये हमने कल भी देखा था। नॉर्थ में आपको मिलेगा यूरोप के एरियाज कुछ, ठीक है, ऊपर मेडिटेरियन सी के, और यहाँ पे नीचे सहारा डेजर्ट अफ्रीका वाला। तो इस तरह से ये पूरा कवर करता है। तो अब यहाँ पे जो डायरेक्शंस की बात करेंगे ना, तो अभी हम इमेजिनरी इसी तरह के मैप में बात करेंगे, तो आप समझ जाना। वेस्ट तो स्पेन की बात हो रही है, स्पेन यहाँ वाले पोर्शन में दिखेगा। हम एक बार फिर से मैप में जाएंगे तब आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली किस चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर था या फिर किस चीज का व्यापार किया जाता था? एक तो हार्बर्स, यानी कि जो शिप से रिलेटेड काम होता है, माइंस जो खोदते हैं, ठीक है, क्वारीज यानी कि ऐसे खोदते हैं जिससे मार्बल्स वगैरह, प्रीसियस स्टोन्स वगैरह निकाले जाते हैं। इसके अलावा ईंट बनाने वाला काम होता था। यहाँ पे ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज थी। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसका व्यापार होता था। स्पेन में आपको स्पेशली देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी हम धीरे धीरे देखेंगे कहाँ कहाँ। अगर आप बात करो तो ह्यूज क्वांटिटी में ऑलिव ऑयल की कंज्यूम किया जाता था, और क्वांटिटी में क्या होता था, बड़ी क्वांटिटी में पूरा व्यापार भी होता था स्पेन से लेके, ठीक है। अगर आप गैलिक प्रोविंस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट की बात करें, ठीक है, इटली में थोड़ा कम होता था कंपेरेटिवली, लेकिन इन सारे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इजिप्ट का मिलेगा आपको, यहाँ वाला जो इलाका है थोड़ा सा ऐसे, जो आपको गल्फ मिलेगा ना, यहाँ पर्शियन गल्फ, ठीक है, तो ये वाला इलाका इजिप्ट का आएगा। थोड़ा सा नॉर्दर्न अफ्रीका आपको पता ही है, यहाँ पे वाला, यहाँ से नीचे अफ्रीका शुरू होता है, तो यहाँ पे अफ्रीका, इजिप्ट देख लिया आपने, स्पेन आपको पता ही है इस वेस्ट वाली साइड यूरोप में, ठीक है। तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस था ये वाला व्यापार। लिक्विड्स होते हैं जैसे वाइन और ऑलिव ऑयल वगैरह, ये किस में ट्रैवल किए जाते हैं, यानी कि किस कंटेनर में रख के ट्रांसपोर्ट करे जाते थे? एम्फरर में, ठीक है। एम्फरर क्या होता था? एक तरह से बर्तन कह लो या फिर वो ऐसा स्ट्रक्चर कह लो, एक ऐसा टैंक टाइप में, एक ऐसा ड्रम टाइप में जिसमें कि लिक्विड ट्रैवल होता था। अगर आप बात करोगे तो एक जगह का नाम है रोम में, मोंटे टेस्टाक्यू, उसमें कहा जाता है कि उसमें लगभग 50 मिलियन वेजल्स के क्वांटिटी जितना सामान ऑलरेडी बचा हुआ था, 50 मिलियन वेजल्स के बराबर। तो मतलब इतने बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता था और फिर उसका सप्लाई भी होता था। अगर आप बात करो, ये हमें पता कैसे चला है? जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये उसका प्रिसाइज शेप देखते हैं कंटेनर्स की, शेप कैसी है, ठीक है, एग्जैक्टली पता लगाते हैं कि किस मिट्टी से वो बनी हुई है, जिससे वो फिर मैच करते हैं उस मिट्टी को कि ऐसी मिट्टी किस एरिया में मिलती है, ठीक है। पहले तो इसकी मिट्टी की क्वालिटी का पता लगाया, फिर देखा मेडिटेरियन सी के आसपास किस जगह पे ऐसी मिट्टी मिलती है। तो इससे ये पता चलता था कि ये कंटेनर कहाँ बना हुआ है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक व्यापार फैला हुआ था और कितना व्यापार फैला हुआ था और कहाँ से ये सारी चीज़ें आती थी। अगर आप इसके अलावा बात करें तो स्पेनिश ऑलिव ऑयल काफ़ी ज़्यादा का एग्जाम्पल एक तरह से इन्होंने दे रखा है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल यूज़ में था, और अगर वो इतना था कि वो अपनी पीक पे था, इसका मतलब कि वो बाकी सबसे काफ़ी अफोर्डेबल था। लाइक चीप मिल जाता होगा तभी व्यापारी खरीदता है, तभी ग्राहक खरीदता है जब चीप मिलता है सामान और क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है। तो इनमें ऐसा रहा होगा। इसके अलावा जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है स्पेशली, वो किस कंटेनर में आता था? ड्रेजल 20 में, ठीक है। वो जो ड्रेजल 20 क्या है, ये फाइनली हमें ज़्यादातर वाइडली मिले हैं कहाँ पे? मेडिटेरियन सी के आसपास की जगहों पे, ठीक है। इसका मतलब है कि स्पेनिश ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा सेपरेट वो सर्कुलेट होता था, ठीक है। और हमें अलग अलग काइंड्स के क्या मिले? एविडेंस मिले, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अच्छा वहाँ पे व्यापार बहुत अच्छा चलता था। देखो यहाँ पे क्या है, एक शिप में रखे हुए, यानी कि एक जहाज में रखे हुए क्या है, ये ड्रेजल 20 है, जिसमें कि सामान रखा गया है, यानी कि यहाँ से ऑलिव ऑयल का क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसके साथ बात करें डिस्ट्रीब्यूशन मैप, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप एक तरह से होता है वो मैप जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं और फिर इससे पता चलता है कि कहाँ पे व्यापार चलता था। अगर आप इसके आगे बात करें तो स्पेनिश के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बेटर क्वालिटी का और लो प्राइस पे देते थे, मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, या फिर कह लो दूसरे शब्दों में कह लो कि जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे वो कम्पीट करते थे एक दूसरे से, जिससे कि मार्केट में जो क्वालिटी होती थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। जब कॉम्पिटिशन होगा तो जो बेस्ट क्वालिटी वाला होगा वही जीतेगा, तो सभी अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने की सोचते थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, ये प्रोड्यूसर्स नॉर्थ अफ्रीका से भी प्रोड्यूस होने लगी ये चीज़ें, और नॉर्थ अफ्रीका के लोग भी इस कॉम्पिटिशन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने लगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो
एम्पायर का डोमिनेशन था लास्ट में, मतलब नॉर्थ अफ्रीका वाला जो एरिया आया वो डोमिनेशन में कब आया व्यापार में, 3rd to 4th सेंचुरी में, ठीक है। और नॉर्थ अफ्रीकन आ गया, ठीक है। इसके बाद 5th से 6th सेंचुरी में कौन, तुर्की सीरिया वाला इलाका आ गया ऑलिव ऑयल और वाइन के प्रोडक्शन में। मतलब सबसे पहले तो स्पेन में व्यापार था बिल्कुल 1st 2nd सेंचुरी में, 3rd 4th सेंचुरी में कहाँ शिफ्ट हो गया, अफ्रीका वाले एरिया में शिफ्ट हो गया, और 5th 6th सेंचुरी में कहाँ शिफ्ट हो गया, सीरिया और तुर्की वाले इलाके में, यानी कि एशिया वाले यहाँ पे पैलेस्टीन वाले इलाके में शिफ्ट हो गया, ठीक है। चलिए हमें समझ में आ गया कि इस तरह से क्या होता है कि जो ये सारी जो चीज़ें वो ड्रामेटिकली चेंज होती रहती है मार्केट, कभी कहीं कभी कहीं, किस पे बेसिस पे, इस बेसिस पे कि क्वालिटी कहाँ अच्छी मिल रही है। और अगर हम इफेक्टिवली बात करें तो अलग अलग क्वालिटी के गुड्स हमें मिलते हैं, जिससे कि व्यापार बहुत अच्छा यहाँ पे चलता था, ठीक है। अब ये जो एम्पायर था इसमें इंक्लूडेड थी बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल फर्टिलिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन भी थी यहाँ की। अब देखो यहाँ कुछ एरियाज़ के नाम दे रखे हैं, जैसे इटली की एक जगह दे रखी है कंपेनिया। इटली आपको ऐसे देखने को मिलेगा मैप में, ठीक है, जब आप अपना वर्ल्ड मैप एटलस खोलोगे, ठीक है। तो इटली में, और सिसली, फाइमन इजिप्ट का फाइमन, ठीक है, गैलीली, बिजेंकियम, ठीक है, साउदर्न गोल, बैटिक जो कि साउदर्न स्पेन है, इनकी स्पेन का साउथ वाला पार्ट, ठीक है। इन सारे एरियाज में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डेंसली लोग सेटल्ड हो रहे थे, यानी कि बहुत सारे लोग सेटल होने लगे। क्यों? क्योंकि फर्टाइल लैंड थी। ये बिल्कुल वेल्थिएस्ट पार्ट में से माना जाता था एम्पायर का, इनके बहुत ही अमीर इलाके थे ये, ठीक है। कुछ राइटर्स ने लिखा है इनके बारे में, ठीक है। कुछ राइटर्स ने क्या लिखा है, कौन कौन से राइटर, जैसे स्टरबो और प्लिनी ने ये बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रहते थे, और बेस्ट तरीके की शराब, वाइन कहाँ पे मिलती थी, कैंपेनिया वाले इलाके में, जो आपका इटली वाला इलाका है, ठीक है। इसके अलावा जो सिसली और बिजाकियम वाला इलाका था, वहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी व्हीट, पूरे रोम में गेहूं, ठीक है। गैलीली वाले इलाके में से क्या जाता था, गैलीली वाला इलाका बहुत ज़्यादा कल्टिवेटेड था, यानी कि बहुत ज़्यादा खेती होती थी। बल्कि एक हिस्टोरियन जोसेफस ने लिखा है कि यहाँ का एक इंच, एवरी इंच सॉइल को वो क्या कराया जाता था, कल्टीवेट किया जाता था, उपजा जाता था, वहाँ पे उपज होती थी। अगर आप बात करें स्पेनिश का ऑलिव ऑयल तो है ही फेमस, हमने बात कर ली, और वो अलग अलग स्टेट में जाता था, ठीक है, पूरा। और साउदर्न स्पेन में कौन सी नदी के किनारे, यहाँ पे नदी का नाम दे रखा है ग्वाडलक्विर, इस नदी के किनारे से बहुत ज़्यादा स्पेनिश वाला जो ऑलिव ऑयल था वो जाता था। अगर आप देखो अब वो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि ये तो हमने देख लिया कि काफ़ी ज़्यादा वो था, मतलब व्यापार होता था, प्रॉस्पेरस था, लेकिन याद रखना कि रोमन टेरिटरी पूरी डेवलप नहीं थी। अगर आप इंडिया की भी बात करोगे, अगर मुंबई वाला इलाका देखोगे आप, महाराष्ट्र का, वो डेवलप है, बट अगर आप बिहार वाला इलाका देखोगे तो वो इतना डेवलप नहीं है। तो बड़ा जब एरिया होता है ना, सब कॉन्टिनेंट, जैसे हमारा इंडिया बड़ा है, ठीक है, तो ऐसे रोमन एम्पायर भी बहुत बड़ा था, ठीक है, अलग अलग फैला हुआ, तो बीच में समुद्र भी था, तो देखो काफ़ी सारे बदलाव तो आ ही जाते हैं। तो इस वजह से अब दिखाया गया है कि कुछ एरिया ऐसा था कि जो इतना एडवांस नहीं था। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि जो न्यूमेडिया वाला इलाका, यानी कि आज का अल्जीरिया कहाँ पर, जब आप अफ्रीका वाला मैप देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पे स्टार्टिंग में दिख जाएगा आपको। वहाँ पे कौन लोग थे, ट्रांसह्यूमन्स थे, यानी कि जो कि ट्रैवल करते थे ऊपर से नीचे, यानी कि जो एक तरह के खाना बदोश होते थे, वो अपने जानवरों के साथ, पशुपालक होते थे ना, तो अपने जानवरों के साथ चारागाह की तलाश में, ठीक है, पास्टोरल्स की तलाश में ऊपर से नीचे घूमते रहते थे। कभी पहाड़ी इलाके में जाएंगे, कभी मैदानी इलाके में जाएंगे, जहाँ पे अपना खाना पीने का, यानी कि जानवरों को खिलाने पिलाने का सामान इन्हें आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो पास्टोरल्स होते थे या फिर जो सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज होती थी, ये क्या करती थी, हमेशा मूव पे रहती थी, और अपने साथ ओवन शेप्ड अपनी हट्स लेके घूमते हैं। जब आप गूगल करोगे तो आपको एक अलमीरा टाइप का मिलेगा जो ओवन की शेप्ड की होती थी, कुछ उनकी हट्स थी। और अगर आप मैपालिया ढूंढोगे ना, तो इसका बेसिकली फीचर यही है कि ये इनकी स्पेशल तरह की हट्स होती थी, जहाँ पे लोग ये मतलब कहीं भी सिचुएट करके उसे रख के वहाँ पे रह सकते थे। अगर आप इसके अलावा बात करो तो रोमन एस्टेट में जो नॉर्थ अफ्रीका है, वहाँ पे पास्टर्स बहुत ज़्यादा थे कम्युनिटी। लेकिन जब धीरे धीरे रोमन एम्पायर एक्सपेंड हुआ, जब रोमन एम्पायर ने अपने शासन को बढ़ाया, तो फिर इन लोगों को अपनी लैंड कम मिलने लगी, यानी कि अब ये फ्रीली नहीं घूम सकते थे इतना, क्योंकि रोमन एम्पायर क्या करेगा, व्यापार करेगा, खेती करेगा, तो वो तो लैंड को फिक्स करेगा। और इनका क्या था, एक जगह से दूसरी जगह घूमेंगे तो दिक्कत क्रिएट करेंगे। जैसे वही इंडिया में आपने देखा था 9th-10th में देखा था आपने चैप्टर्स में कि किस तरह से जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए तो यहाँ के आदिवासियों को भी ट्रैवल करने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, ठीक है। तो सेम रेस्ट्रिक्शन अब इन पे लगने लगे थे, ठीक है। अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन के भी नॉर्थ वाला जो इलाका था वो इतना डेवलप नहीं था। जो स्पेन का साउथ वाला इलाका था वो तो बहुत डेवलप था। स्पेन जो आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा यूरोप में, ठीक है, तो वो तो बहुत डेवलप था। लेकिन जो नॉर्थ वाला इलाका था, इनके ऊपर वाला इतना डेवलप नहीं था। जो कि सेल्टिक स्पीकिंग लोग थे वहाँ के, वो ज़्यादातर किस एरिया में रहते थे, हिल टॉप विलेजेस, यानी कि पहाड़ी पे बनाए हुए गाँव पे, कैस्टेला जिन्हें कहते हैं उन गाँवों को, वहाँ पे वो रहते थे। वो इतने ज़्यादा क्या नहीं थे, वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे जितने बाकी की चीज़ें थी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है। जो मूवमेंट पे रहते हैं उन्हें ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
ठीक, अब आगे क्या बात करी जा रही है, अब हमें ये भी ध्यान देना होगा, केयरफुली हमें ये समझना होगा कि जो एंशिएंट वर्ल्ड की हम बात करते हैं ना, तो एंशिएंट वर्ल्ड को ये मत समझो कि बिल्कुल ही बहुत ही प्रिमिटिव और बैकवर्ड इलाका था, यानी कि कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट था ही नहीं वहाँ पे, ये सारी चीज़ें थी। जी नहीं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट था। क्या क्या था, वो पानी का, वाटर पावर का यूज़ करना सीख गए थे, क्योंकि मेडिटेरियन सी था इनके बीच में। ठीक है, अब समुद्र है तो समुद्र के इलाके से क्या करना सीख गए, बहुत सारी चीज़ें, लाइक वाटर पावर की एप्लीकेशन सीख गए थे कि कैसे पानी से पावर बना के उसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा वाटर पावर मिलिंग टेक्निक, कैसे मिलिंग में यूज़ किया जा सकता है, हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स, यानी किस तरह से हाइड्रोलिक एनर्जी का यूज़ करके वो मतलब खानों को खोदा जा सकता है। उसके अलावा जो स्पेनिश था, यानी कि जो स्पेन था, वहाँ पे क्या होता था, गोल्ड और सिल्वर की माइंस होती थी, यानी कि खाने होती थी वहाँ पे, बहुत ही बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्केल्स पे काम भी होते थे माइंस में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, ये इतना फेमस था उस टाइम भी। और आउटपुट लगभग कितना होता था, ये समझ लो कि 19th सेंचुरी में भी, आज तक भी, मतलब इतना, मतलब 19th सेंचुरी के टाइम तक भी, यानी कि 1800 वाले सन में भी इतना आउटपुट नहीं निकलता था जितना उस टाइम पे इन्होंने निकाल दिया था। ठीक है, यानी कि 1700 साल बाद भी इतना नहीं निकाल पाए जितना उस टाइम था। तो इतने भी वेल ऑर्गेनाइज थे, पूरी एग्जिस्टेंस वेल ऑर्गेनाइज थी, पूरी बैंकिंग स्ट्रक्चर था, नेटवर्क था पूरा फैला हुआ। मनी इंडिकेट करता है कि किस तरह से जो हम लोग हैं वो रोमन इकोनॉमी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन रोमन इकोनॉमी बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेशन के लायक नहीं थी। और क्योंकि इतना सारा काम होता था, ठीक है, खुदाई वगैरह होना, फैक्ट्रीज लगना, तो ऑब्वियसली स्लेवरी होती थी वहाँ पे, यानी कि दास प्रथा थी। अब हम यही पढ़ने वाले हैं किस तरह से दासों को ट्रीट किया जाता था। कंट्रोलिंग वर्कर्स की अगर हम बात करें कि वर्कर्स को कैसे कंट्रोल किया जाता था, तो स्लेवरी एक तरह का इंस्टीट्यूशन था जो कि बहुत ही डीपली रूटेड था, यानी कि जड़ों तक था, इनकी परंपराओं से ही स्टार्ट हो गया था। एंशिएंट वर्ल्ड की बात करें तो मेडिटेरियन में और नियर ईस्ट में, यानी कि नियर ईस्ट वाला जो गल्फ वाला इलाका आपको मिलता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस था ये वर्कर्स वाला, यानी कि स्लेवरी वाला सिस्टम। जबकि जो क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियन धर्म जो अब बाद में लिबर्टी की बात करता है और ये सारी चीज़ें बात करता है, लेकिन उस टाइम पे क्रिश्चियन धर्म भी उस चीज़ को स्वीकृति देता था कि हाँ भाई ठीक है। ठीक, रोमन एम्पायर में बहुत ही बल्क में, यानी कि बहुत ही बड़े लेवल पे लेबर्स को रखा जाता था, स्लेव्स को रखा जाता था, उनसे काम करवाया जाता था। उस टाइम भी वहाँ पे बहुत ही लंबे, मतलब बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में स्लेव्स को रखा जाता था। जैसे इन्होंने बता रखा है कि ऑगस्टस के टाइम पे इटालियन पॉपुलेशन अगर 7.5 मिलियन है ना, तो उनमें से 3 मिलियन स्लेव्स होंगे, यानी कि आधी जनता तो स्लेव्स ही होती थी। ठीक है, लेकिन आप ये पूरे एम्पायर पे सच नहीं कह सकते कि पूरे एम्पायर पे ऐसा होता था, क्योंकि रोमन एम्पायर इतना बड़ा था। ठीक है, तो इटली की बात कर रहे हैं अभी हम सिर्फ, ठीक है, कि वहाँ पे ऐसा था। ठीक है, स्लेव्स को एज एन इन्वेस्टमेंट देखा जाता था कि भैया इन्वेस्टमेंट है एक तरह की, जिससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर हम रोमन एग्रीकल्चर की बात करें तो जो एग्रीकल्चर के बारे में राइटर लिखते हैं वो लैंड ओनर्स को सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि भाई तुम बहुत सारे जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे तुम्हें स्लेव्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि जब आपको फसल की कटाई करनी है। ठीक है, अब तो फिर आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। खासकर वो ये भी कहते थे कि अगर कोई हेल्थ डैमेज होता है मलेरिया वगैरह की वजह से, तो भी आपको ध्यान रखना होगा कि कितने स्लेव्स आप रख रहे हो और कितनों को कंट्रोल कर सकते हो, कितनों को बीमारी से बचा सकते हो। ये जो बीमारी से बचाने वाला सिस्टम था वो इसलिए नहीं था कि सिंपैथी आ गई थी, सिंपैथी वाला कोई इशू नहीं था, बल्कि वो इकोनॉमिक कैलकुलेशन थी कि भाई अगर इतने सारे लोग रख लिए तुमने और वो बीमार हो गए तो तुम्हारी इकोनॉमी पे घंटा, मतलब क्या कहेंगे कि इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होने का तुम्हारा। ठीक है, तो इसलिए वो इकोनॉमिक कैलकुलेशन जो होती है ना, उसके चलते वो कहते थे कि भाई हिस्टोरियंस बहुत सजेस्ट करते थे कि कितने स्लेव्स होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। जो रोमन अपर क्लासेस होते थे वो बहुत आराम से स्लेव्स को रखती थी और बहुत ही ब्रूटल थी, यानी कि बहुत ही कठोरता के साथ पालन, मतलब कठोरता रखती थी उनकी तरफ, कोई वो कुछ वो नहीं था। लेकिन जो पीपल थे, जो सिंपल ऑर्डिनरी जो सामान्य लोग थे, उन्हें कभी कभी इस तरह से आ जाता था, उन पर कंपेशन आ जाता था। ठीक है, अब वो दिखा रहा है कि एक टाइम था, एक राजा था नेरो। अब अगर आप नेरो को के बारे में जानोगे तो नेरो बहुत ही कठोर राजा माना जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी राजा माना जाता है। तो उसके टाइम की बात हो रही है, इसलिए ये एक अपर क्लास का आदमी था। कौन? लिक्वियस पेंडेनस स्कैंडियस। उसे किसने मारा? उसके एक स्लेव ने ही मार दिया, उसके एक दास ने मार दिया। ठीक है, वहाँ पे एक ऐसा कस्टम था, पुराना कस्टम था कि जैसे ही कोई मालिक मर जाएगा तो उस घर में रहने वाले, उस छत के नीचे रहने वाले जितने भी स्लेव्स हैं उन सबको फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। तो ऐसा ही होने वाला था कि सबको एग्जीक्यूट कर दिया जाने वाला था। लेकिन एकदम से क्या हुआ, भीड़ इकट्ठी हो गई और सब लोगों ने क्या किया, ईगरली, यानी कि बहुत अच्छे से आंदोलन करना शुरू कर दिया कि भाई इन्हें मत मारो, इनकी क्या गलती है। तो इस तरह से, और जो सीनेट हाउस है, जैसे हमारी पार्लियामेंट हाउस है तो इनका सीनेट था, मैंने बताया था आपको, संसद। ठीक है, तो उसके हाउस के बाहर आके दंगे करने शुरू कर दिए और आर्म के साथ, यानी कि हथियारों के साथ खड़े हो गए, बिल्कुल मारने को तैयार कि अब इस टाइम तो हम एक्सेसिव ये करके ही रहेंगे, अपोज करके ही रहेंगे। लेकिन जो मेजोरिटी थी वो अपोजिट थी उस चेंज की, यानी कि मेजोरिटी ये नहीं चाहती थी कि जो एग्जीक्यूशन है वो रुक जाए, वो चाहते थे कि मरी जाए, मतलब जो परंपरा है उसे ही फॉलो किया जाए। तो बाद में क्या होता है, क्राउड को देखते हुए जो नीरो होता है वो बाहर निकलता है और अपना एक क्या दे देता है, अपना एक
एक तरह से अपना फैसला सुना देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इन सबको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये सब मरेंगे। और साथ में जितने भी लोग वो कर रहे थे ना प्रोटेस्ट, उन सबको लाइन में ले जाता है वो एज अ ट्रुप, और उस पूरे रास्ते में उन मरने वाले लोगों के साथ ही ट्रैवल करवाता है और ये दिखाता है कि तुम कितना भी युद्ध कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा और तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम मानेंगे। अब देखो, जैसे हमने अपने पार्ट 1 में भी पढ़ा था कि फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पे क्या हुआ था, युद्ध बहुत कम हो गए थे। फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी बिल्कुल शांति वाला इलाका था, ठीक है, टाइम था, ठीक है। तो अब देखो स्लेव्स बनते कैसे थे पहले, जब कोई भी एक जगह को पे युद्ध होता था, ठीक है, वो हार गई मान लो जगह, तो वहाँ के लोग पकड़ लिए, वो लोग अपने यहाँ पे दास बना लिए, ऐसे दास बनते थे। अब जब युद्ध ही नहीं होंगे तो दास कहाँ से आएंगे? जब दास नहीं आते थे तो उन्होंने क्या मेथड अपनाया? ब्रीडिंग का। अभी ब्रीडिंग मेथड क्या है? यानी कि जो फीमेल स्लेव होती थी उन्हें प्रमोट किया जाता था, उन्हें सपोर्ट किया जाता था कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो अपने मेल के साथ, यानी कि जो उनका भी हस्बैंड हो गया, जो भी जिनके साथ भी रिलेशनशिप में है, ठीक है, उनके साथ वो क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। ऑब्वियसली क्यों? वो बच्चे बड़े होकर स्लेव्स का ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने तकनीक अपनाई। अगर आप बात करो तो हर जगह वो नहीं था वैसे, यानी कि हर जगह स्लेवरी नहीं थी, कुछ जगह पे फ्री लेबर भी काम करती थी। बल्कि अगर आप देखोगे तो बाद के टाइमिंग पे ज़्यादातर फ्री लेबर ही काम करती थी। क्यों? क्योंकि फ्री लेबर बहुत कम एक्सपेंसिव होती थी। अगर किसी को अपना स्लेव रखना होता है तो स्लेव को खाना भी खिलाना पड़ेगा, ठीक है, उसे पूरे साल मेंटेन करके रखना पड़ेगा, यानी कि पूरा उसे कुछ कपड़े भी चाहिए, कहीं रहेगा भी, सोएगा भी, कुछ तो करेगा ही, ठीक है। तो इस तरह से जो लेबर होती थी, जो स्लेव लेबर होती थी, उसे काफ़ी ज़्यादा खर्चा, मतलब उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता था। लेकिन जो फ्री लेबर होती थी उस पर कंपेरेटिवली कम खर्चा आता था। तो इसलिए हमें देखने को मिलता है कि लेट पीरियड्स में क्या हुआ, एग्रीकल्चर में ज़्यादातर फ्री लेबर का यूज़ होने लगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ लोग जो फ्रीडमैन थे, फ्रीडमैन यानी कि जिनके मालिक ने उन्हें छोड़ दिया था, ठीक है, उन लोगों को मास्टर्स ने क्या किया? एज अ बिजनेस मैनेजर्स रख लिया अपनी, ठीक है। अब बिजनेस मैनेजर्स ऑब्वियसली कंपैरेटिवली कम ही चाहिए, यानी कि वो फिजिकल लेबर नहीं है, वो बिजनेस मैनेजर की तरह काम करने लगे थे हम, ठीक है। तो कुछ लोग इस तरह से काम करने लगे थे एज अ, मतलब कुछ अपने मास्टर के बिहाफ पे काम करने लगे थे कि मास्टर तो काम करता नहीं था, वो लोग काम करने लगे थे। तो इस तरह से धीरे धीरे स्लेवरी का क्या हुआ? ट्रेडिशन चेंज हुआ। अगर आप रोमन कल्चरल राइटर्स की बात करो, एग्रीकल्चर की जो लिखते हैं, तो वो मैनेजमेंट ऑफ लेबर पे बहुत ध्यान देते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ था कि लेबर की मैनेजमेंट पे, खासकर स्पेन के जो साउथ वाला पोर्शन है, जब आप यहाँ पे वेस्ट में स्पेन देखोगे, उसका जो साउथ वाला पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे टूल्स वगैरह, ये सब किस लिए? इन्हें कंट्रोल करने के लिए। कैसे इन्हें कंट्रोल किया जाता था वो हम देख रहे हैं। तो पहले तो जो राइटर्स है वो सजेस्ट करते थे कि भाई तुम लेबर का जो टाइमिंग वगैरह उसे काम करने के लिए ना प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, जिससे वो टाइम कम ना कर दे, अपना कोई बहाना ना मार सके। तो इसलिए प्रॉपर सामान रखने की वो दी जाती थी। इसके अलावा बात करी जाती है कि सुपरविजन, ये माना जाता था कि जब तक उनके ऊपर निगरानी नहीं रखी जाएगी तो तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता। सुपरविजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सुपरविजन को ईजी बनाने के लिए उन्होंने क्या करा? वर्कर्स के कुछ ग्रुप बना लिए, कुछ गैंग्स और स्मॉलर टीम्स बना ली। खासकर ये कहा जाता है कि एक ग्रुप में 10 लोग होते थे। तो एक ग्रुप में 10 लोग होते थे, ठीक है, उन्हें एक साथ काम करने पहले छोड़ दिया और हर ग्रुप में एक एक कौन आ गया? देखने वाला आ गया ऊपर से, सुपरवाइजर, ठीक है। तो ये जो राइटर हैं प्लिनी द एल्डर, उन्होंने अपनी बुक नेचुरल हिस्ट्री में लिखा है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो गैंग वगैरह थी ना, ये वाला जो मेथड था बहुत ही वर्स्ट मेथड था, सबसे गंदा था। क्यों? क्योंकि स्लेव्स को एक दूसरे से चेन से, जंजीर से बांधा जाता था, जिससे कि वो सब एक साथ जुड़े रहें और काम करते रहें। देखो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर क्या हो रही है? टिलिंग ऑफ द सॉइल हो रही है, यानी कि ऊपर उपजाया जा रहा है, बैल चलाए जा रहे हैं, और नीचे देखो ये कटाई हो रही है। और यहाँ ये जंजीर से इन्हें बांधा गया है एक दूसरे से, जिससे ये कहीं भागे ना और काम आसानी से करें, यानी कि कुछ भी ऐसा चीज़ें ना करें। जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पे वो डार्कोनियन थी। डार्कोनियन क्या होती है? इनकी वहाँ का एक बार राजा हुआ था, बहुत ही क्रूर राजा था, उसके नाम पे ये वर्ड रखा गया डार्कोनियन, यानी कि बहुत क्रुएल्टी को शो करता है ये वर्ड। कि अगर हम इस सब को देखें, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि आजकल की फैक्ट्रीज़ में भी ऐसा काम होता है जो कि इससे भी ज़्यादा बदतर हालत में होता है। और कुछ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट ऐसे भी थे एम्पायर के टाइम पे भी, जो और भी ज़्यादा टाइटर कंट्रोल रखते थे। यानी कि हमें इन पर तो तरस आ रहा है कि इतना गंदा व्यवहार हुआ इनके साथ, लेकिन ऐसा भी होता है। अगर आप बात करो इसके अलावा जो फ्रेंसिस फैक्ट्री है, यानी कि ये एक वो है परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री है, जो कि बहुत ही फेमस परफ्यूम है ये, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया में। उनके साथ कैसा सुपरविजन होता था? उनके एप्रन पे सील लगा दी जाती थी, ठीक है, मास्क उन्हें पहनना पड़ता था और हेड पे नेट लगानी पड़ती थी, और उन्हें जाने से पहले अपने सारे कपड़े निकालने पड़ते थे, सारे के सारे कपड़े निकालने पड़ते थे, ठीक है। इससे वो कंट्रोल रखते थे, क्योंकि फ्रेगनेंस की महक रहती है, तो इससे ये पता चल जाए कि भाई तुम काम करके आए हो या नहीं करके आए हो, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो जो फेमस एक एडिक्ट है, यानी कि एक बहुत ही फेमस एक फरमान जारी हुआ था 3rd सेंचुरी के इजिप्ट में, ठीक है, जो कि बात करता है जिसके चलते क्या हुआ, एग्रीकल्चर वर्क में बहुत कम लोग एंगेज होना पसंद करते थे। ज़्यादातर क्या हुआ, मोस्ट फैक्ट्रीज के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक लॉ पास हुआ, लॉ ऑफ 398, उसमें क्या रेफर किया गया, उसमें ये रेफर किया गया कि अगर कोई जो वर्कर है वो भागता हुआ पकड़ा गया, ठीक है, अगर उसने किसी ने हाइड हुआ यानी कि वो छुपा वहाँ से, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। बहुत सारे जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स थे वो कुछ एग्रीमेंट साइन करवा लेते थे वर्कर्स के साथ कि भाई तुम डेप्ट में हो, यानी कि तुम कर्जे में हो, तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा पूरे साल पूरे टाइम पे, तो ऐसे ही क्लेम करवाते थे, ठीक है। अगर कोई इस टाइम से पहले भाग जाता था तो और बाद में पकड़ा गया तो उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट वगैरह मिलती थी अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें होती थी। कई लोगों ने खुद ने सरेंडर करा अपने आप को, किसके लिए, स्लेव बनने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी का स्लेव बन जाएंगे तो कम से कम उनका खाना तो निश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो अपने खाने को निश्चित करने के लिए कुछ लोगों ने स्लेव बनना खुद ही स्वीकार कर लिया, ठीक है। इसके अलावा क्या था, अगर आप बात करोगे तो ऑगस्टाइन का जो सबसे रिसेंट लेटर मिला है उससे पता चलता है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बेच देते थे 25-25 सालों के लिए, ठीक है, स्लेव बना के, ठीक, जिससे क्या हो सकता था कि वो अपने रोजी रोटी आराम से चला सकें। इसके अलावा जो ऑगस्टाइन है वो उस लेटर में अपने लॉयर फ्रेंड से ये बात करता है कि क्या ये लॉ सही है, मतलब अगर क्या ये लॉ सही है और क्या ऐसा करना चाहिए कि पिता की डेथ के बाद, अगर मान लो जिस पिता ने उस लड़के को बेचा या उस बच्चे को बेचा, पिता की डेथ के बाद वो अपने आप ही फ्री हो जाएगा, क्या ऐसा करना चाहिए? तो उस पर वो सजेशन मांगता है। अब हुआ नहीं हुआ बात अलग की बात है, बट उसने सजेशन मांगा था। अगर आप बात करें जो ग्रेट जूइश रिवॉल्ट था, ये ग्रेट जूइश रिवॉल्ट 66 CE में हुआ, यानी कि 66 क्रिस्ट के जन्म के 66 साल बाद की बात है, ठीक है। तो एक रिवॉल्ट हुआ था, इसमें भी क्या हुआ, मनी लेंडर्स की काफ़ी ज़्यादा जो सपोर्ट वगैरह थे वो चला गया, ठीक है, इस टाइम पे मनी लेंडर्स पे। अब इसमें क्या कह रहा है कि अब हमें इसलिए कंक्लूड नहीं करना चाहिए था कि हर कोई फोर्स्ड था इस काम को करने के लिए। हमें ऐसे एग्जांपल भी मिलते हैं जब लेट फिफ्थ सेंचुरी की बात करें, यानी कि 450 के बाद के सन की बात करें, तो वहाँ का जो राजा था उस टाइम एनेस्थेसिस, उसने क्या बिल्ड करवाया था, एक ईस्टर्न फ्रंटियर बिल्ड करवाया था दारा में, जो कि 3 हफ्तों से भी कम में बिल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि उसने हाई वेजेस ऑफर करे थे किसी स्लेव को, यानी कि उसने जबरदस्ती काम नहीं करवाया था, सॉरी स्लेव नहीं कहेंगे, वर्कर कहेंगे, कि उन्होंने वर्कर्स को क्या करा था, लेबर को अट्रैक्ट किया था ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस देके, तो उन्होंने 3 हफ्ते में ही पूरा फ्रंटियर तैयार कर दिया। तो यानी कि ऐसा भी नहीं था कि हर कोई हर टाइम मतलब प्रेशराइज्ड ही था उस काम को करने के लिए। और ये सब हमें किससे पता चलता है? पेपायरी से, जो आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ना, पेपायरी स्क्रॉल्स, ठीक है, उनके डाटा से हमें पता चलता है। इसके अलावा जो वेज लेबर थी वो बहुत ज़्यादा काम करती थी, इंपॉर्टेंट काम करती थी मेडिटेरियन सी के आसपास वाले इलाकों में 6th सेंचुरी में, और स्पेशली ईस्ट में, यानी कि जो आपका इजिप्ट वगैरह वाला इलाका आ जाता है, स्पेशली वो वाला। इसके अलावा अगर हम सोशल हायरार्कीज की बात करें, यानी कि सबसे बड़ा कौन, उससे ऊपर कौन, इससे ऊपर कौन, तो आपको कुछ सीरीज मिलेगी देखने को, आपको थोड़ा हिंट भी होगा उसका। कैसे? सबसे पहले तो सीनेटर्स ही थे, यानी कि जो मतलब जो बिल्कुल कुलीन वर्ग था, बिल्कुल जो सेनेट में का काम करता था। उसके बाद वो लोग जो इक्वेस्ट्रियन क्लास के थे, यानी कि जो नाइट्स है, नाइट कौन होते हैं? जो घुड़सवार आर्मी वाले होते हैं, जो घोड़े पे चढ़ के युद्ध करते हैं, उनका सेकेंड वर्ग था, ठीक है, वो करते थे। थर्ड ग्रुप किसका था? जो वो लोग जो कि ग्रेट हाउसेस से रिलेटेड थे, यानी कि सेनेट से अपने रिलेशन रखते थे, प्रॉपर सेनेट नहीं थे, रिलेशन रखते थे, लाइक उनके यहाँ जाके कोई पर्सनल असिस्टेंट है, उनका कोई PA है, तो वो वाला जो ग्रुप होता था, जैसे कोई बैंकर हो गया या फिर कोई कुछ और काम करने वाला हो गया जो इनके यहाँ पे थोड़ा बिजनेस वाला काम करता हो, ठीक है, तो वो लोग ग्रेट हाउस वाले लोगों के हो गए। और उसके नीचे होते थे अनकैम्प्ड लोअर क्लास, यानी कि वो लोअर क्लास जो कि छोटा मोटा काम करती थी और मतलब वो कोई ज़्यादा डेवलप नहीं थी, और उनके नीचे ऑब्वियसली कौन आएंगे? स्लेव्स आएंगे। तो इस तरह से 5 क्या था इनका श्रेणी था। पहले सेनेट हो गए, तीसरा इक्वेस्ट्रियन क्लास हो गई, सेनेट यानी कि संसद वाले लोग, इक्वेस्ट्रियन क्लास यानी कि जो नाइट वगैरह लोग होते थे। इसके बाद कौन से लोग आ गए? जो ग्रेट हाउस से अपना रिलेशन रखते थे। उसके बाद कौन हो गए? अनकैम्प्ड लोअर क्लास, यानी कि जिनमें इतनी तमीज़ नहीं थी मतलब रहने की। ये किसने कहा है? ये ऑब्वियसली सेनेट लोगों ने हिस्ट्री लिखी है, तो उनकी भाषा में ही बताया जा रहा है, ठीक है, कि ऐसे लोग जिनका एडिक्शन था सर्कस देखना और थिएट्रिकल डिस्प्ले करना, ये सारी चीज़ें, और फिर नीचे सबसे नीचे स्लेव्स आते थे, ठीक है। तो इस तरह की हायरार्की इनकी सेट थी। क्या बात की जा रही है कि अगर हम 3rd सेंचुरी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 में से जो आधे सेनेट होंगे ना वो इटालियन फैमिली से बिलोंग करते थे। बाद में लेटर एम्पायर जब यानी कि एम्पायर जब आगे बढ़ा कॉन्स्टेंटाइन 1 के टाइम पे, धीरे धीरे 4th सेंचुरी में, तब जाके थोड़े बहुत वो चेंजेस आए, थोड़े बहुत और चीज़ें डेवलप हुई। अगर आप बात करो जो फर्स्ट 2 ग्रुप थे उन्हें मेंशन करा है टैक्टियस ने, जो यानी कि सीनेटर्स और इक्वेटर्स जो थे वो यूनिफाई हो गए बाद में, यानी कि वो इकट्ठे हो गए और इन्होंने अपना एरिस्टोक्रेसी को यानी कुलीन वर्ग को बहुत ज़्यादा एक्सपांड
कर लिया, बढ़ा लिया, ठीक है। जितनी भी फैमिलीज थी अफ्रीका में और ईस्टर्न ओरिजिन में वो ज़्यादातर इसका पार्ट बन चुकी थी। लेट रोमन एम्पायर की जो एरिस्टोक्रेसी बनी, जो कुलीन वर्ग बना, ठीक है, वो कंपेरेटिवली बहुत कम पावरफुल था जितनी मिलिट्री पावरफुल थी, यानी कि पहले मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल थी, ये वाला ग्रुप थोड़ा कम पावरफुल रहा, लेकिन स्टिल उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपने आप को फैला लिया था। अगर आप मिडिल क्लास की बात करो तो मिडिल क्लास लोग थे वो लोग थे जो कि इंपेरियल सर्विस करते थे, ब्यूरोक्रेसी में काम करते थे, IAS IPS, यानी कि इंडिया में तो IAS IPS यानी कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इसी तरह के ऑफिसर्स वहाँ के, ठीक है, जो कि व्यापारी लोग होते थे, बहुत ही समृद्ध व्यापारी या फिर कोई किसान हो जो बड़ा किसान हो, ये सारी चीज़ें। टैक्टिस डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास लोग हैं ना, ये क्लाइंट होते थे सेनेटोरियल फैमिली में। क्लाइंट्स मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि छोटा मोटा काम करते थे, या फिर एक छोटा मोटा काम मतलब कुछ जॉब्स करते थे सेनेटर्स के घर में। जैसे बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं ना, तो फिर बैंकर्स वगैरह उनके घर के बैंकर्स बन जाते हैं, तो ऐसे वाला सीन। इसके अलावा बात करें तो इनके नीचे जो लोअर क्लास वाले लोग थे वो कलेक्टिवली बहुत ही मतलब छोटे और लोअर माने जाते थे। वो रूरल लेबर फोर्सेस थी जो परमानेंटली एम्प्लॉय होती थी, खुद के ही अपने कामों में, छोटे मोटे इंडस्ट्रियल में, माइनिंग वगैरह में खोद खुदाई करके काम करते थे, माइग्रेंट वर्कर वगैरह ये सब होते थे, ठीक है। और ग्रेन वगैरह में काम करना या फिर ऑलिव हार्वेस्ट में इनके ऑलिव की कटाई करना, ये सारी चीज़ें करते थे। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी होते थे, यानी कि कुछ ऐसे शिल्पकार जो खुद ही काम करते, खुद ही बेचते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा कैजुअल वर्कर्स यानी कि जो कभी कभी काम करते हैं वो सब लोग। और वेस्टर्न एम्पायर में ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली फेमस था। अगर आप स्लेव की बात करें तो आपको पता ही है वो बिल्कुल अंडर काम करते हैं स्लेव्स के, और मतलब स्लेव तो बिल्कुल ही ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल्कुल अधिकार नहीं दिए जाते। नाइट्स आपको पता ही है कौन लोग हैं, जो कि घुड़सवार होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, सेकंड पावरफुल लोग थे। सेनेटर्स और नाइट बाद में जुड़ चुके थे, यानी कि जो बाद वाला इलाका था उसमें, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ज़्यादातर जो हाँ इनमें कॉमन चीज़ क्या थी और इनमें अलग क्या था, इनमें कॉमन ये था कि ये यानी कि सेनेटर्स में और नाइट में कॉमन क्या था कि दोनों ही लैंड ओनर्स हो सकते थे, यानी कि इनके पास ज़मीन हो, ये ज़मींदार हो, ऐसा पॉसिबल था। लेकिन अलग क्या था कि ये जो नाइट्स है ना, ये इसके साथ साथ कुछ बिजनेस भी चला सकते थे, कोई बैंकर और व्यापारी भी हो सकते थे, लेकिन सेनेटर्स कोई बैंकर्स या व्यापारी नहीं होते थे, ये सिर्फ सांसद ही होते थे, यानी कि उस समय के। अगर आप बात करें कुछ हिस्टोरियंस की, हिस्टोरियन ओलिम्पियोड्रेस, तो वो लिखते हैं, जो कि एक एम्बेसडर भी हैं सिटी के रोम के बारे में, कि इतनी एनुअल इनकम होती थी इन एरिस्टोक्रेट्स की, यानी कि ये जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, इनकी इतनी क्या होती थी इनकम होती थी, लगभग 4000 लैब्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम देयर एस्टेट, यानी कि अपने एस्टेट से लगभग 4000 लैब्स गोल्ड कमाते थे ये, ठीक है। और इसके अलावा जो ये कंज्यूम कर लेते थे डायरेक्टली वो अलग है, यानी कि कंज्यूम कर लिए जो प्रोडक्ट्स वो तो अलग हैं, इसके अलावा इनकम इतनी होती थी, समझ लो अब कि कितने ये डेवलप लोग थे, कितना फ़ायदा ये उठाते थे। अगर आप मॉनेटरी सिस्टम की बात करो तो पहले तो ये सिल्वर बेस थी, आपने पढ़ा देनारिस वाला, लेकिन बीच में क्या हुआ कि जो स्पेनिश सिल्वर माइंस थी ना वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई, यानी कि जितना उनका सिल्वर था सभी निकाल लिया गया। तो बाद में क्या करा इन्होंने, इसकी जगह जो कॉइनेस थी वो सिल्वर की जगह किसकी बनाने लगी, वो गोल्ड की बनाने लगी, सोने की बनाने लगी न्यू मॉनेटरी सिस्टम के तहत, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पर, ठीक है, गोल्ड की बनने लगी, अब उससे व्यापार होने लगा। अगर आप इनकम की बात करोगे कि रोमन एरिस्टोक्रेसी के पास कितनी इनकम थी, तो अर्ली 5th सेंचुरी की बात हो रही है लगभग, यानी कि 400 से लेके 450 तक की बात हो रही है, कि हर ग्रेट हाउस में जितने भी लोग रहते थे, वो हर ग्रेट हाउस में एक महान एरिस्टोक्रेट्स के घर में वो सब चीज़ मिलेगी जो आपको एक मीडियम साइज के शहर में मिलती है। क्या क्या, हिप्पोड्रोम, फोरा, टेम्पल, फाउंटेन और डिफरेंट तरह के बात, यानी कि बड़े बड़े तालाब भी, फवारे भी, मंदिर भी, इसके अलावा वो एरियाज जहाँ पे मतलब जो रथों की लड़ाई वगैरह होती है या फिर रेस के लिए जो जगह होती है वो सारी चीज़ें भी, ये सब आपको मिलेगा। और अगर आप इनकी इनकम की बात करो तो लगभग 4000 पाउंड ऑफ गोल्ड हर साल ये कमाते थे, जिसमें इंक्लूड नहीं है फसल भी, इंक्लूड नहीं है जो फसल की कमाई होती है जो वाइन से होती है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें वो खुद लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर उसे भी इंक्लूड कर दिया जाए तो इसका यानी कि 4000 पाउंड ऑफ गोल्ड का 1/3 और ऐड कर दूं, ठीक है, इतनी उनकी इनकम होती थी। अगर आप इसके अलावा बात करें तो जो इनकम थी हाउस होल्ड की रोम में, वो भी सेकेंड क्लास वालों की, वो भी लगभग 1000 से लेके 1500 पाउंड तक की होती थी, यानी कि सभी लोगों के पास इनकम का सोर्स बहुत ही तगड़ा था, बहुत ही डेवलप लोग थे, बहुत ही अमीर लोग थे। अगर आप लेट रोमन में ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो जो हायर लेवल पे हो चाहे मिडिल लेवल पे हो, जो कंपैरेटिवली बहुत ही एफ्लुएंट थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये सारी चीज़ें करते थे, बहुत ही बल्क में उन्हें सैलरी मिलती थी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते थे अच्छे खासे, लैंड में स्पेशली, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद आप ये नहीं मिस कर सकते कि यहाँ करप्शन भी था ज़्यादातर जुडिशियल सिस्टम में, यानी कि जजमेंट वगैरह देने में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री सप्लाई में, यानी कि
कि मिलिट्री के जो पावर थी, मिलिट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वहाँ पे आपको करप्शन देखने को मिल सकता है। जो हायर ब्यूरोक्रेसी थे वो ग्रीड होते थे, यानी कि उनमें लालच होता था गवर्नर्स को लेके, यानी कि वो जितने से ज़्यादा गवर्न कर सके, इनकी इतना कमा के भी चैन नहीं है तो इंसान ही है। चलो, इसके अलावा जो गवर्नमेंट थी कभी कभी इंटरवीन कर जाती थी इनमें। और हमें अब ये देखो, ये जो करप्शन की बात है ये आपको बहुत ही कम पता चलेगी। कब पता चलेगी? क्योंकि किसने लिखी है ये हिस्ट्री, हमने पहले ही पढ़ा था, सीनेटर्स ने लिखी है। तो आपको बहुत ही कम कमियां पता चलेंगी। और हमें ये कमियां क्यों पता चलती हैं? जब कभी भी उस पर लॉ बनाया जाता था ना, तब उस लॉ की वजह से पता चलती थी अच्छा ये कमी भी है। ठीक है, जब भी लॉ बनता था तब पता चलता था कि अच्छे कुछ कमी भी है, तभी वो हिस्ट्री में मेंशन है, तभी हमें इतना थोड़ा बहुत पता है। ठीक है, तो हिस्टोरियंस वगैरह थे या फिर जो इंटेलिजेंट लोग थे वो डिनाउंस करना चाहते थे, यानी कि वो अनाउंस नहीं करना चाहते थे कि ये ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो हमें क्रिटिसिज्म बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बाद में बात करें तो ये क्रिटिसिज्म वाला जो एक नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है बाद में। अगर आप रोमन एम्पायर की बात करो, क्योंकि ऑथोरिटेरियन रिजाइम था, यानी कि राजा शासन करता था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई वो तो सुनेगा नहीं आपका विद्रोह वगैरह, तो विद्रोह को बहुत कम सुना जाता था, मतलब प्रोटेस्ट वगैरह को बहुत कम सुना जाता था। वरना तो मतलब दबा दिया जाते थे सारे प्रोटेस्ट को, कोई बोलने का मतलब किसी को बोलने नहीं दिया जाता था, स्पेशली ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट वाले लोगों में ना डर कम था। ठीक है, राजा का डर बहुत कम था, पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत ही क्रूर राजा के टाइम पे भी वो लोग बोलते थे, तो इसलिए ईस्ट में उतना ही कठोर दमन भी होता था। ठीक है, अगर आप इसकी बात करोगे तो 4th सेंचुरी में कुछ एक्ट बनाए गए, कुछ रूल बनाए गए, जो कि सबसे डरावना एम्परर जो महाराजा था उसने ये सारी चीज़ें करी थी। जब हम एम्परर की बात करें, वर नॉट फ्री टू डू वॉट एवर दे लाइक, वो फ्री नहीं थे जो भी वो करना चाहें। इसलिए मतलब जो महाराजा था उनका वो इतना भी फ्री नहीं था कि जो वो करना चाहे वही करे। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या थी, ड्यूटी थी कि वो सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, वो लोगों को बिल्कुल ही ऐसे दमन करके बिल्कुल ही नहीं मार सकता। ठीक है, तो थोड़े बहुत राइट्स की बात करी जाती है। और बाद में इसी 4th सेंचुरी के समय में जो पावरफुल बिशप्स हैं, यानी कि जिन्होंने कैथोलिक चर्च की स्थापना करी, जिन्होंने चर्च का क्रिश्चियनिटी को और ज़्यादा डेवलप करा, ये लोग यहीं से निकल के आते हैं बाद में। ठीक है, इन्हें भी बहुत ज़्यादा रिप्रेस किया जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो हैंडल करके सिचुएशंस को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और फिर वो बिशप लोग आगे मतलब अपने आप को और अपने धर्म को ट्रैवल करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लेट एंटिक्विटी की बात करें, यानी कि बाद में क्या क्या हुआ इन सारी जगहों पे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से कंक्लूड किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। एक कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। और लेट एंटिक्विटी की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा जो पीरियड था, जो रोमन एम्पायर का पीरियड था, जब वो ब्रेकअप हुआ, यानी कि ये रोमन एम्पायर काफ़ी सारे देशों में टूटा ना। आप देखो, स्पेन भी इसमें जुड़ा हुआ है, फ्रांस वाला इलाका भी है, ब्रिटेन तक का इलाका है, इटली तक का इलाका है, ये सारे इलाके अब तो स्वतंत्र है ना, तो कैसे तो स्वतंत्र हुए होंगे। ठीक है, तो जो बाद वाला एम्पायर था ना उसमें वो स्वतंत्र हुए थे 4th to 7th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो। इस टाइम पे क्या क्या चेंज हुए, तो देखो बहुत ही सारे चेंज हुए, कल्चरल भी चेंज हुए, इकोनॉमिक भी। कैसे? जो पूरा मूवमेंटस था, जो भी उनका डेवलपमेंट था धर्म से रिलेटेड वाली चीज़ों में, अगर हम एम्पायर कॉन्टेस्टाइन की बात करें तो उसने डिसाइड कर लिया था कि क्रिश्चियनिटी को वो एक कोर धर्म बनाने वाला है, यानी कि क्रिश्चियनिटी को इस रोमन एम्पायर का धर्म माना जाएगा। लेकिन इसी टाइम पे क्या हुआ, इस्लाम धर्म भी इमर्ज करना शुरू हो गया था 7th सेंचुरी के अराउंड में। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर था वो और मतलब शुरू करा गया एम्पायर डिकोस्लेस के द्वारा, और बाद में मतलब ये स्टार्ट हो गया था। यानी कि अलग अलग राजा के आपको नाम है, लेकिन आपको याद नहीं करना है। बेसिकली आपको क्या देखना है कि क्रिश्चियन को मेन धर्म माना गया था, लेकिन जो इस्लाम था वो इतने में स्टार्ट हो चुका था, यानी कि इमर्ज होना स्टार्ट हो चुका था। और खासकर जो ये राजा था, कौन, डियोक्लेशियन जो था, ठीक है, ये वाला राजा, इसने ओवर एक्सपांशन को कम किया। अब देखो इतना एक्सपांशन है, 3 इलाकों में, 3 कॉन्टिनेंट में उसका एक्सपांशन है पूरे एरिया का, तो वो कैसे रूल करेगा? तो उसने कट बैक किया, यानी कि कुछ इलाकों को धीरे धीरे जो उसके कम फायदे के थे उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया कि भाई तुम जाओ। ठीक है, प्रोविंशियल बाउंड्री से उन्हें अलग कर दिया, मिलिट्री फंक्शन उनके थोड़े से सेपरेट कर दिए। इसके अलावा जो सिविल वाले रूल्स थे और जो मिलिट्री वाले रूल्स थे उन्हें अलग करा कि कौन से जो सिविल फैमिली से रिलेटेड काम है, जो घरेलू काम है या घरेलू रूल्स हैं वो अलग, और मिलिट्री के फंक्शन अलग। ठीक है, यानी कि गृह युद्ध और भारी युद्ध वाले जो रूल्स हैं वो बिल्कुल अलग कर दिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्हें और ज़्यादा पावर दे दी थोड़ी बहुत। ठीक है, इसके बाद जो लेकिन अगर हम बात करें कंसेंटाइन की, यानी कि ये वाला जो राजा था, उसने कंसोलिडेट करा, इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाया। ठीक है, मॉनेटरी स्फेयर में भी इसने क्या इंट्रोड्यूस करा, एक नया डिनोमिनेशन, यानी कि एक तरह का नया सिक्का लॉन्च करा, जो कि था 4.5 ग्राम के गोल्ड का। ठीक है, ये वाला जो सिक्का था 4.5 ग्राम के प्योर गोल्ड का था, जो कि रोमन एम्पायर में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। इसके अलावा जो सॉलिडी था वो मिंट हुआ, यानी कि उसे बहुत चलाया गया। इनके सिक्के को जब पेपर को छापते हैं ना तो उसे मिंटिंग मनी कहते हैं, यानी कि नोट छापना। तो इस तरह से बहुत सारे जो सिक्के थे वो बनाए गए, जो कि मिलियंस में रन हुए, यानी कि मिलियंस में इकोनॉमी में चले। ठीक है, अगर आप इसके अलावा बात करो तो अब इनोवेशन हुआ एक नई कैपिटल का। कौन सी कैपिटल का? कॉन्स्टेंटिनोपल। ये जो है ये आज के तुर्की में आपको मिलेगा, बिजेंटाइन में। तो चलो ये बिजेंटियम देख लेते हैं कहाँ है।
तो पहले तो आप ये देख लो कि ये आपका पूरा मैप वाला इलाका हो गया कि ये हमारे 3 कॉन्टिनेंट है, ये आपका यूरोप वाला इलाका हो गया, ठीक है, ये ईस्ट एशिया वाला इलाका हो गया और ये आपका अफ्रीका वाला इलाका हो गया, ठीक है। जो हमने नोमैडिक की बात करी थी वो यहाँ के लोग थे जो बल्जीरिया में घूमते रहते थे। जो स्पेन वाला इलाका है वो ये है जो हम बात करें कि यहाँ से ऑलिव ऑयल जाता था। इटली आपका ये रहा जहाँ के लोग किस में थे, सेनेट में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते थे अपनी, ठीक है। और अगर आप ईस्ट की बात करो कि ईस्ट में ये था वो था, तो ईस्ट वाला इलाका यहाँ माना जाता है। अर्मेनिया आपका ये रहा, जो आपने बहुत सुना है कि अर्मेनिया से लेकर स्पेन तक फैला हुआ था, तो ये सब ये रहा। ब्रिटेन तक भी इसके अंदर था। स्कॉटलैंड ये वाला इलाका है और बीच में स्कॉटलैंड को भी इन लोगों ने यानी कि रोमन एम्पायर ने अपने अंदर ले लिया था। अगर आप इसके अलावा बात करोगे, जो हम देखने वाले थे, जो हम देख रहे थे राजधानी नई जो बनाई गई, ये जो पर्पल कलर का ये दे रखा है ना, यहाँ पे नई राजधानी बनाई गई। और जैसे ही नई राजधानी बनी तो अब ज़रूरी हो गया था नई सेनेट का बनना, क्योंकि अब संसद भी तो नई होगी, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ वाली जो राजधानी है नई बनी है, तो अब इसकी बात कर रहे हैं, चलो चलते हैं। ये 3 साइड से समुद्र से सिचुएटेड थी, यानी कि समुद्र से घिरी हुई थी। अगर आप 4th सेंचुरी की बात करो, जो गवर्निंग क्लास थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो गई थी, क्योंकि अब 2 सेनेट होनी ज़रूरी हो गई थी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में और पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हमें स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत थी। तो आर्कियोलॉजिकल जो रिकॉर्ड होते हैं वो लिखते हैं कि जो रूरल इस्टेब्लिशमेंट है, अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगा था, चाहे वो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हो, यानी कि इंडस्ट्रीज़ भी लगाई जाने लगी थी, ऑयल प्रेस और ग्लास फैक्ट्रीज़ का काम होने लगा था, नई टेक्नोलॉजीज़ को गाँव तक पहुँचाया जाने लगा था, स्क्रू प्रेसेस का काम होने लगा था, बहुत सारी वाटर मिल्स गाँवों में पहुँचा दी गई थी और बड़े बड़े व्यापार होते थे ईस्ट के साथ में, किससे गाँवों से भी रिलेटेड अब वो हो गए थे। अगर आप इसके अलावा बात करें, अब ये किस प्लान के थ्रू हो रहा था कि इन्हें अब अपना जो पूरा इलाका था, पूरा इन्हें क्या बनाना था, न्यू फॉर्म बनाना था लग्जरी का, और खासकर अर्बन प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी थी। तो इसलिए क्या हुआ, इन्होंने सारे इलाकों को डेवलप करा, ठीक है। जो रूलिंग एलिट्स थे, यानी कि जो रूल कर रहे थे, जो आपके अभिजात वर्ग थे, बहुत ही ज़्यादा वेल्दियर हो गए थे, यानी कि पहले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए थे। अगर आप इजिप्ट की बात करोगे तो वहाँ हमें सोयो पेपायरी ऐसे सर्वाइव करते हुए मिलेंगे, यानी कि ऐसे पेपायरीज मिले हैं सेंचुरीज़ के, यानी कि सालों पहले के, जो बताते हैं कि किस तरह से मनी बहुत ही ज़्यादा था, रूरल एरिया में बहुत ही बड़े लेवल पे इनकम जनरेट करी जाती थी, गोल्ड में भी, ठीक है। इजिप्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टैक्सेस ऑफ ओवर 2.5 मिलियन सॉलिडी a ईयर, यानी कि इजिप्ट इतना टैक्स पे करता था, ठीक है, किसमें 6th सेंचुरी में भी, यानी कि इतना ज़्यादा डेवलप था कि वो 2.5 मिलियन तक का 2.5 मिलियन सॉलिडी का, यानी कि लगभग 35,000 लैब्स का गोल्ड का टैक्स पे करता था, ठीक है। यानी कि कंट्री साइड वाला इलाका था, यानी कि कंट्री साइड वाले इलाके होते हैं जो रिमोट एरियाज होते हैं, जहाँ पे इतना डेवलपमेंट कहा जाता है कि नहीं पहुँचता, तो इनका कंट्री साइड भी इतना डेवलप था। अगर आप बात करोगे 5th-6th सेंचुरी में, वो इतना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड और डेवलप हो चुका था जितना 12th सेंचुरी तक भी नहीं हो पाया था। अगर आप इनके सोशल बैकग्राउंड की बात करोगे तो कल्चर वगैरह जो डेवलप हुए थे इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा हुए थे। ये राजा है एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, जिनकी मूर्ति है यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ की बात करें, यानी कि कल्चर में क्लासिकल चेंजेस क्या क्या हुए, तो देखो ग्रीक और रोमन दोनों ही जो वर्ल्ड ऐसे थे वो जो कि पॉलीथेइस्ट थे। पॉलीथेइस्ट यानी कि बहुत सारे भगवानों में मानते थे, कोई एक धर्म या एक भगवान ऐसा नहीं था जिसमें कि वो माने, बहुत ही सारे देवी देवता वगैरह इंक्लूड होते थे। इनके मतलब इनके विचार बहुत अलग अलग थे। जैसे रोमन और इटालियन गॉड्स की अगर बात करें तो जुपिटर, जूनो, मिनेर्वा, मार्स, ये सब। और हाँ, जो हमारे प्लैनेट्स के नाम है ना, वो भी जो भी देश प्लैनेट को खोजता था ना, वही देश अपने भगवान के नाम पे उनके नाम रख देता था। तो जुपिटर और ये मार्स वगैरह भी इनके रोमन के लोगों के क्या है, भगवान के नाम है, जिनके नाम पे उन्होंने अपने प्लैनेट्स के नाम रखे हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भी सन और मून को भगवान मानते हैं, चंद्र भगवान, सूर्य भगवान, इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो ग्रीक में और ईस्टर्न जो देवी देवताओं की अगर हम बात करें तो इनके थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स हैं, इनके हज़ारों मंदिर थे, हज़ारों श्राइन्स थी, हज़ारों सेंचुरीज थी जहाँ पे पूरे एम्पायर में पूजा होती थी। कोई भी एक कॉमन नेम नहीं था, कोई भी कॉमन लेबल नहीं था कि भाई यही भगवान है या इन्हीं को ही पूजना है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ और जो रिलीजियस आए, जैसे जुडाइज्म आया, ठीक है, जुडाइज्म भी मोनोलिथ नहीं था, यानी कि वो भी ऐसा नहीं था कि वो एक ही विचार को मानते हो, उनमें भी थोड़े डिस्टिंक्शंस थे, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, ठीक है। यानी कि जुडाइज्म में भी अंतर थे जूइश कम्युनिटीज़ में, जो कि लेट एंटिक्विटी में, यानी कि लेट साम्राज्य में आगे डेवलप होने लगी थी। अगर आप क्रिश्चनाइजेशन की बात करो, यानी कि जो लोगों को क्रिश्चियन बनाया जाता था, एम्पायर का जो क्रिश्चनाइजेशन हुआ, किसमें 4th और 5th सेंचुरी में, वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बनता गया। किस वजह से? क्योंकि सभी लोग अलग अलग धर्मों को मानते थे, अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे, तो सबको क्रिश्चियन बनाना काफ़ी मुश्किल इनका कंसेप्ट बना। अगर आप बात करो कि ये जो बहु ईश्वरवाद था, यानी कि इतने सारे जो भगवान थे, पॉलीथेइज्म जो था, ये एकदम से ख़त्म नहीं हुआ, ओवरनाइट ये ख़त्म नहीं हुआ, और खासकर वेस्टर्न प्रोविंस में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो क्रिश्चियन बिशप्स थे वो अलग अलग जगह गए, उन्होंने अलग अलग युद्ध लड़े अगेंस्ट किसके, कुछ बिलीव्स के, कुछ प्रैक्टिसेस के, ठीक है। उन्होंने क्या कंडेम किया, मोर देन
एंड द क्रिश्चियन लेटी डिड, यानी कि जो क्रिश्चियन लेटी थे, यानी कि कुछ ऐसे नेता होते थे जिन्हें सब लोग मान लेते थे सिर्फ, ठीक है। तो ऐसे नेताओं ने बहुत ज़्यादा काम करा इसके ऊपर, और ये जो बाउंड्रीज थी रिलीजियस कम्युनिटीज़ की, ये तोड़ी, इसे धीरे धीरे फ्लूइड किया, यानी कि धीरे धीरे फ्लूइड होता है यानी कि लिक्विड वाला, जिसे ईजिली मिक्स किया जा सकता है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें डेवलप हुई, एकदम से नहीं हुई, और बाद में जो बिशप्स थे उन्होंने पूरी चर्चेस को लीड करा, और जब ये इतना करने में सफल हुए तब ये थोड़ा और रिजिड सेट ऑफ बिलीफ और प्रैक्टिसेस ले आए, यानी कि पहले इन्होंने बहुत ही ईजिली और फ्लूइड तरीके से अपने धर्म को इंट्रोड्यूस करा कि ये तो इतना अच्छा है, ये कुछ बाउंडेशन नहीं है, ये है वो है, ठीक है। बाद में धीरे धीरे वो अपने आप को और ज़्यादा रिमार्केबल बनाते गए और टफ चीज़ें इन पे लागू कर दी गई। अगर आप इसके अलावा बात करोगे तो जनरल प्रोस्पेरिटी की अगर हम बात करें तो ईस्ट की पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे एक्सपांड करने लगी लगभग 6th सेंचुरी तक भी, जबकि प्लेग की महामारी पूरे मेडिटेरियन वर्ल्ड में आ चुकी थी, तब भी ईस्ट वाली जो बात है ना, जो मतलब आज का जो ये वाला गल्फ वाला, पर्शियन गल्फ वाला आपको ऐसे इलाका दिखता है, यहाँ की पॉपुलेशन अब भी बढ़ रही थी। अगर आप वेस्ट में बात करो इन कंट्रास्ट, यानी कि इसके विपरीत वेस्ट की अगर बात करो, जो एम्पायर था वो धीरे धीरे पॉलिटिकली टूटता जा रहा था, जैसे जर्मनी अलग हो गया था, जो गोथ्स, वेंडल्स और लोम्बार्ड्स थे अलग हो गए थे, ठीक है। इसके अलावा जो मेजर प्रोविंस थी उसे जो नई प्रोविंस बन गई थी वेस्ट की साइड में, स्कॉटलैंड और जर्मनी वाली जो टूट चुकी थी, इसे पोस्ट रोमन कहते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अरब्स डिस्ट्रॉय हुआ था, तो स्पेन में तो कौन आ गए थे, विसिगोथ्स आ गए थे, ठीक है, जो कि डिस्ट्रॉय बाय द अरब्स, यानी कि 711 से 720 के बीच में अरब्स लोगों ने उसे डिस्ट्रॉय किया। अगर आप फ्रैंक्स की बात करो तो उन्होंने गॉल वाला इलाका लिया था, लोम्बार्ड्स की बात करो तो उन्होंने इटली वाला इलाका लिया था, यानी कि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साम्राज्यवादी लोगों ने अलग अलग जगहों को कब्जा कर लिया था। लेकिन ये जो अलग अलग किंगडम्स स्थापित होने लगे थे, इन्होंने अब कहीं ना कहीं शुरुआत करती थी किसकी, मिडिवल हिस्ट्री की, यानी कि अब तक ये एंशिएंट हिस्ट्री चल रही थी। और जब ये एम्पायर सेट होने लगे और इस्लामिक थोड़ा इंट्रोड्यूस होने लगा, वहाँ से हमें ईस्ट में देखने को मिलता है कि मिडिवल हिस्ट्री की स्टार्टिंग हो जाती है। अब ये जो एम्पायर थे कुछ यूनाइटेड रहे, कुछ अलग रहे। जो जस्टिनियन की बात करें, उसके शासनकाल में उसने बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देखी और बहुत ही बड़े उसके एम्बिशन थे, इंपीरियल एम्बिशन थे। उसने अपने इलाकों को फिर से रिकैप्चर करा, जैसे अफ्रीका वाला वेंडल्स थे उसने ले लिया, लेकिन कभी भी वो इटली को फिर से रिकवर नहीं कर पाया। अफ्रीका को तो ले लिया लेकिन इटली को फिर से नहीं ले पाया, जिसकी वजह से जो कंट्री थी वो थोड़ी मतलब क्या हुआ कि फिर से मतलब रोमन एम्पायर अब इस समय टूट चुका था, ठीक। और इन्हीं युद्धों की वजह से, इन्हीं सब रिकैप्चरिंग की वजह से रास्ता खुल गया किसके लिए, लोम्बार्ड इन्वेशन के लिए, यानी कि लोम्बार्ड लोग अब इसमें आ चुके थे अपने राज्यों को स्थापित करने के लिए। ये सारे अब देखो क्या हुआ कि आगे जाके रोम और ईरान के बीच की जो लड़ाई थी 7th सेंचुरी में लगभग और ज़्यादा फिर से स्टार्ट हो गई थी, जैसे बीच में रुक गई थी ना 1st 2nd सेंचुरी में, तो वो 7th में और ज़्यादा बढ़ गई थी। जो ससानिया ग्रुप था जो ईरान को रूल कर रहा था, उसने पूरी तरह से इन्वेशन कर दिया था इजिप्ट वाले इलाके में, ठीक है। और इसके अलावा जब वो बेंजिंटियम में आया, यानी कि रोमन एम्पायर में आया, जो कि इंक्रीजिंगली अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। तो लिटरली क्या हुआ कि बहुत सारे टाइम तक इनका युद्ध चला और साउथ ईस्ट में फिर थोड़ा सा क्या हुआ, युद्ध वाला माहौल बनने लगा, यानी कि ईरान वगैरह का इनका युद्ध हमेशा चलता रहा, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ अखाड़ा बनाया गया है जहाँ पे जो अपने सैनिक लोग थे वो जंगली जानवरों से युद्ध करते थे, यानी कि जैसे बैल के साथ, जंगली बैल के साथ, जंगली शेर के साथ, शेर तो जंगली होता है, ठीक है। तो इनके साथ युद्ध करने वाला इलाका था, जो कि एक तरह से दिखाता है कि कितना रोमन एम्पायर डेवलप था। लगभग 60,000 लोग इसमें बैठ सकते थे। अगर आप इसके अलावा बात करें तो जैसे ही इस्लाम धर्म का एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, यानी कि वो बढ़ने लगा, तो अरेबिया जो था वो धीरे धीरे ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन एवर टू अकर इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। एंशिएंट वर्ल्ड में अभी तक इतना कोई पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, इतना बड़ा क्रांति नहीं हुई थी इस्लामिक धर्म के इमर्जेंस से पहले। तो अगर हम 642 की बात करें, लगभग मोहम्मद प्रॉफिट की मौत के 10 साल बाद ही, तो पूरा ईस्टर्न रोम में, यानी कि जो रोम वाला इलाका था ईस्ट का, वो पूरा ससानिया वाला एम्पायर, जो कि ईरान वाला इलाका था, वो पूरा अरब की सीरीज, इजिप्ट वाला, ये सब कन्फ्रंट हो गए इस्लाम धर्म में, यानी कि रोम वाला इलाका भी ईस्ट वाला, ठीक है, ये सब इस्लाम धर्म बन गए या फिर इस्लाम धर्म को उन्होंने अपना लिया। अगर आप देखोगे ईस्ट वाला इलाका तो यही वाला तो इलाका है, ठीक है। ईस्ट वाला जो रोम का इलाका वो यही है। और अब आप देखोगे तो ईरान, इराक, इजिप्ट, आज के टाइम पे सीरिया वगैरह, ये सब मुस्लिम इलाके हैं। तो ये मुस्लिम इलाके कैसे बने, रोम एम्पायर के खत्म होने के बाद में बने, ठीक है। इसके अलावा इसने अपने आप को एक्सटेंड कहाँ तक करा, स्पेन तक, यानी कि हम वहाँ पे वेस्ट तक, सिंध तक। सिंध का है हमारा जो वो वाला इलाका है, हमारे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला इलाका है, पाकिस्तान में सिंध वगैरह पड़ता है, वो वाला इलाका। सेंट्रल एशिया यानी कि बीच वाला एशिया, ये सारी चीज़ें, इन सब में अरब ट्राइब्स पहुँची, जो आप नेक्स्ट थीम 4 में पढ़ने वाले हो कि किस तरह से सीरियन डेजर्ट से लेके इराक तक सब लोगों ने अपना इस्लाम, मतलब सब इलाकों में
में इस्लाम धर्म पहुंचा और फिर धीरे धीरे सब अरेबियन पेनिनसुला के अंडर आ गए और किस तरह से इस्लाम धर्म का पूरा एक्सपांशन हुआ, ये हम पूरा पढ़ने वाले हैं यानी कि नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप क्वेश्चन आंसर पे देखो तो एक्सरसाइज कितने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे वो पहले आपको कह रहा है कि रोमन एम्पायर जो था, अगर आप होते तो आप कहाँ रहना पसंद करते, टाउन में या कंट्री साइड में? तो ऑब्वियसली आप टाउन में रहना पसंद करते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टाउन वगैरह में अगर कभी फेमाइन आ जाता तो सबसे पहले फैसिलिटीज़ कहाँ पहुँचती थी, टाउन में पहुँचती थी। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें, और व्यापार भी टाउन में ही होता था। कंट्री साइड में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ, बाद में हुआ। अगर आप फिर वो बात कर रहे हैं कि अगर आपको सिटीज़ रिवर देखनी है, जितनी भी टाउन के नाम दिए गए, शहरों के नाम और रिवर्स के नाम जो भी, और आपको मैप में देखना है, कुछ तो मैंने दिखा दिया, इसके अलावा कुछ छूटता है तो आपकी एक्टिविटी है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो वो कह रहा है कि अगर आप रोमन हाउसवाइफ होते तो फिर आप क्या शॉपिंग लिस्ट बनाते अपनी, तो क्या क्या था? ऑलिव ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे, वाइन आपने देखा कितना था, वीट वगैरह के आपने बारे में देखा है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ये नॉलेज दिखाना चाहते हैं कि आपने कितना सीखा इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव से। अब वो कह रहा है कि रोमन गवर्नमेंट ने क्यों सिल्वर के कॉइन स्टॉप कर दिए थे, क्योंकि जो स्पेनिश सिल्वर था वो खत्म होता जा रहा था। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं फिर उन्होंने किसके कॉइनेज शुरू करे, उन्होंने गोल्ड के कॉइनेज शुरू करे। ठीक है, फिर वो आगे कह रहा है कि अगर त्राजान जो वो एम्पायर था जिसका सपना था अलेक्जेंडर की तरह भारत में आने का और युद्ध करने का, तो वो ये कह रहा है कि अगर एम्पायर ये आ जाता भारत में तो भारत का आज का फ्यूचर कैसा होता, तो मतलब आज का टाइम कैसा होता। तो आप ये देख सकते हो इतना कोई वैसे चेंजेस तो आते नहीं, इतने लोगों ने रूल कर लिया तो एक और रूल कर लेता, थोड़े से और फीचर चेंज हो सकते थे। जैसे आर्किटेक्चर इम्पैक्ट पड़ता है, जब भी कोई शासक आते हैं बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं, रिलीजियसली, कल्चरली, बिलीवली, तो कुछ साल और हम एक नया ट्रेडिशन देखते शायद। बाकी आप अपने व्यूज़ बता सकते हो। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आप रोमन सोसाइटी और इकोनॉमी के कुछ बेसिक फीचर को आराम से देखो पूरे चैप्टर में, और किस तरह से वो मॉडर्न से सिमिलर है या फिर मॉडर्न से अलग है, आपको ये बताना है। तो कुछ चीज़ें मॉडर्न वाली हैं, जैसे वो बिल्कुल वाटर पावर का यूज़ करने लगे थे, हाइड्रोक्लोरिक का वो यूज़ करने लगे थे, पूरे सिस्टम आपने देखेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप वो सुन लीजिए, खासकर जो क्वेश्चन आते हैं कि कौन 3 प्लेयर्स थे पॉलिटिकली, जो आपने पार्ट 1 में पढ़ा था, कौन 3 थे? सेनेट था, एम्परर थे, और कौन थे जो आपकी सेना थी, पूरी आर्मी थी। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं आपको रिलीजन से रिलेटेड, और इतने नहीं आते, बट हाँ प्रॉपर्टी राइट से जो फीमेल का रोल इन्होंने दिखा रखा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह आ जाता है। इसके अलावा जो एम्फेरर वाला जो एक्सपेंशन है, जो आपका व्यापार वाला इकोनॉमिकल एक्सपेंशन है, उससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आ जाते हैं, कई बार आए हैं। स्लेव को कैसे कंट्रोल किया जाता था, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप मैप को तो ध्यान से पढ़ना ही है। 2 नंबर के क्वेश्चन में पेपायरस स्क्रोल आया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन आप स्टे सेफ, ठीक, और इसके अलावा हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलते हैं। बाय बाय।